यस, वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर सुरेंद्र। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ठीक है। सो सुरेंद्र, क्या टोकन नंबर है आपका? सर 62। तो 62 से कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो आप अभी याद कर पा रहे हैं? क्या आप हमें बताएंगे? एविडेंस में है, इसके बारे में प्राइमरी एविडेंस के बारे में बताया गया है, प्राथमिक साक्ष्य के बारे में। और सीआरपीसी में संबंध के बारे में बताया गया है। और दो अभी सर मुझे याद आ रहे हैं, और दो ही मुझे याद आ रहे हैं अभी, एविडेंस और सीआरपीसी के। ओके, तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राथमिक साक्ष्य? प्राथमिक साक्ष्य जो डॉक्यूमेंट है वो इटसेल्फ है, वो प्राइमरी एविडेंस होता है। या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट कई कॉपी में एग्जीक्यूट किया गया, वो प्राइमरी एविडेंस होता है। और अ, अगर कई कॉपी में वो एग्जीक्यूट किया गया है, तब वो प्राइमरी एविडेंस होता है। तीसरा सिचुएशन है, अगर मैकेनिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, तो वो भी प्राइमरी एविडेंस होता है। उसमें एक प्रोसेस दे रखा है, लिथोग्राफिक करके वर्ड उसमें यूज किया गया है धारा 62 में। क्या होता है लिथोग्राफी? लिथोग्राफी के बारे में अभी सर बहुत ज्यादा नहीं मैं बोल पाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुरेंद्र, आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर क्रिकेट देखना और खेलना। अच्छा, क्रिकेट आपको पसंद है? यस सर। अच्छा, आपने कब अपना एलएलबी कंप्लीट करा? सर 2016। 2016 में आपने अपना एलएलबी कंप्लीट करा, उसके बाद क्या करा आपने? उसके बाद सर लगातार मैंने तैयारी की और एग्जाम भी क्वालिफाई किए। अच्छा, कौन से एग्जाम आपने क्वालिफाई करे? मैंने सर बिहार जुडिशरी 2019 और 2022 का इंटरव्यू दिया है। और बिहार जुडिशरी 2019-2022 का इंटरव्यू दिया है, और यूपी 2019 का मेंस और उत्तराखंड भी मेंस दिया है। अच्छा, ओके। उसके बाद आपने एलएलएम नहीं करा? एलएलएम नहीं किया है सर। तो वाई यूपी? यूपी क्यों? यूपी सर मेरा होम स्टेट है, और अच्छा, प्रायोरिटी रहती है अपना होम स्टेट में। अच्छा। बाकी मैंने अदर अदर जगह भी ट्राई किया है, जैसे उत्तराखंड भी किया है और बिहार भी किया है। हम्म, तो जस्ट कहीं मिल जाए, लेकिन यूपी बेस्ट ऑप्शन थोड़ा ठीक रहता है। अच्छा, तो आप जज क्यों बनना चाहते हो सुरेंद्र? सर जज एक पाए सर्विस है, और दोनों पक्षकारों की सुनेंगे तो न्याय डिलीवर कर पाएंगे, जिससे समाज में चेक एंड बैलेंस बना रहे। आपके अकॉर्डिंगली न्याय क्या होता है? न्याय विधि के प्रावधानों को लागू करना न्याय होता बट कभी कभार विधि के प्रावधान आप लागू करते हैं तो वो कभी कभार न्याय नहीं होता है। है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम अगर इन्वेस्ट उसका ऑर्डर पास करते हैं हम, अगर किसी के फेवर में डिक्री अगर पास कर दी कोर्ट ने, उसकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, उसमें डिले हो जाता है। तो ये कभी कभी डिले हो जाता है, तो ये कह सकते हैं कि विधि के प्रावधानों में कभी कभी अवरोध हो जाता है, लेकिन एट लास्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जरूर जाता है। या फिर इसके अलावा कभी कभी हम किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सम्मन इशू करते नहीं आता है, फिर वारंट इशू करते नहीं आता है, फिर 82 और 83 का प्रोक्लोमेशन और अटैचमेंट और प्रॉपर्टी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। हो सकता है कभी कभी डिले हो जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो जरूर जाता प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होते हैं? है। धारा 82 में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर
हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उस उद्घोषणा जारी की गई है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उनको बोलते हैं। ओके, तो किस सिचुएशन में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करा जाता है? अगर न्यायालय को एफिडेविट या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि वो व्यक्ति वारंट का जिसके अगेंस्ट इशू किया गया है उसका कंप्लायंस नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर इशू किया जाता है। ओके, ऑलराइट। टेल मी व्हाट इज इंडिजेंट पर्सन? Indigent person is defined order 33 or CPC, a person who is not able to pay the court fee of the case, and where is there is no court fee of the particular case if he has not 1000 rupees except the property of suit. So that is called indigent person. ओके, व्हाई टेम्पररी इंजंक्शंस आर इशूड? टेम्पररी इंजंक्शंस क्यों इशू करे जाते हैं और कौन से प्रावधान हैं इससे रिलेटेड? टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में SRA 36 37 और CPC ऑर्डर 39 में प्रोविजन है, साथ ही सेक्शन 94 ऑफ CPC। टेम्परेरी इंजेक्शन के आधार ऑर्डर 39 में बताए गए तीन सिचुएशन ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में बताए गए। अगर रूल 1A में वादी प्रतिवादी दोनों को अधिकार है संपत्ति के एलिनेशन से या फिर उसका ट्रांसफर करेगा, और दूसरी सिचुएशन में प्रतिवादी के अगेंस्ट है कि अगर वो अपने जो लेनदार है उनको कपट वंचित करने के आशय से संपत्ति देगा। और तीसरी सिचुएशन में प्रतिवादी के अगेंस्ट इशू किया जाता है कि वो एक सिचुएशन में अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन रूल 2 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए भी इशू किया जा सकता है। ब्रीच इसके ऑफ संबंध में कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब दो पक्षकारों को अपने उन्होंने ऑब्लिगेशन अगर कर ली है उनको पूरा ना करना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हाट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? It is mentioned under section 89 of CPC, settlement of the dispute outside the court. There are many type of the alternative dispute resolution system. It is a arbitration, mediation, conciliation, लोक अदालत, etc. The purpose of okay sir, बस इतने। पर्पस क्या है एडीआर का? Purpose to control the pendency and settlement of the dispute outside the court, and to prevent and to should save the time of the party and the court. ठीक है, ऑलराइट। वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस है? An agreement which is not enforceable by law is a void agreement, and voidable contract जो एक पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय होता है और वो उसका जब तक वैलिड रहता है जब तक उसको शून्य नहीं घोषित करा लेते हैं। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज राइट्स एंड ड्यूटीज वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट हो जाती हैं लेकिन वर्ड एग्रीमेंट में नहीं होती है। क्या कोई आप एग्जांपल देंगे वॉइड एग्रीमेंट का? हाँ, जैसे कि किसी व्यक्ति की अ, हत्या करने का करार इज अ वर्ड एग्रीमेंट। ओके, और और इसके अलावा भी है जैसे कि उसमें दे रखा सेक्शन 28 में कि अगर ऐसा करार जिसको सर्टिफाई ना किया जैसे कि मतलब अनिश्चित करार हो, उसमें इलस्ट्रेशन भी दे रखा है एक तेल वाला, उसमें तेल को एक स्पेसिफाई नहीं किया किस तरह का तेल खरीदना है, कि सरसों का तेल खरीदना है या किसका तेल खरीदना है। दीज आर ओके। मैनी एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड। नूडम पैक्टम कौन से सेक्शन से एसोसिएटेड है? न्यूडम पैक्टम, सर मैंने पढ़ा है न्यूडम पैक्टम के बारे में लेकिन एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। कोई बात नहीं। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है?
सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है, लेकिन उसमें 3 अपवाद दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नेचुरल लव, प्राकृतिक नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर कोई ट्रांसफर कर रहे हैं अगर आप संपत्ति को, तो वो रजिस्टर साइन होना चाहिए। दूसरा है टाइम बार डेप्थ के बारे में, और तीसरा है पास्ट वॉलंटरी सर्विस के बारे में। तीन उसमें अपवाद है। पास्ट वॉलंटरी सर्विस का कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका पर्स गिर जाता है, और ए नामक व्यक्ति जो है वो उसका पर्स उठा के उसको दे देता है, और जिस व्यक्ति को पर्स उठा के देता है वो कहता है कि मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा इस बात के। तो उसने जो काम किया, ए व्यक्ति ने पर्स उठा के देना, वो पास्ट वॉलंटियर सर्विस है, बिना उसकी इच्छा के उसने किया था, या बिना उसके डिजायर के किया। ठीक है, तो एक सिचुएशन देता हूँ मैं आपको सुरेंद्र, कि मान लो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको हर महीने 30,000 रुपये दूंगा। उसने 6 महीने तक दिया, बट 7वें महीने में उसने मना कर दिया देने से। तो क्या वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है? अगर उसने सिचुएशन में अगर इसमें दिया है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच झगड़े को प्रिवेंट करने के लिए, तब तो नेचर एंड लव एंड अफेक्शन नहीं हुआ, तो शी विल नॉट बी एंटाइल्ड। अगर वो विदाउट झगड़े नेचर एंड लव एंड अफेक्शन में दे रहा है, तो शी विल बी एंटाइल्ड। शी विल बी एंटाइटल्ड। क्योंकि अगर हस्बैंड नेचर एंड लव एंड अफेक्शन में दे रहा है, तब तो उसको अधिकार हो जाएगा। और अगर सिर्फ इसलिए वो दे रहा है पैसे अपनी वाइफ को कि अ, ये मुझसे झगड़ा ना करे, बार बार झगड़ती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में वो अधिकारिणी नहीं, वो तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन उनके पीछे ही नहीं, और एक्सेप्शन 25 में फॉल नहीं करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होती है कंसिडरेशन। तो इस पे कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जिससे मिलता जुलता? इस पे है राजलकी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। ओके, एक और कोई? और तो सर मुझे अभी यही याद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए दैट व्हाट इज इंटरप्लीडर सूट? इंटरप्लीडर सूट और सेक्शन 88 ऑर्डर 35 में बताया गया, सीपीसी में। इसमें वादी और प्रतिवादी के बीच विवाद ना होकर प्रतिवादियों के बीच विवाद होता है। वादी को सिर्फ अपना जो खर्चा के अलावा कोई उसमें हित नहीं होता है, तो उसे इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। ओके, कौन से प्रोविजन में है ये? ऑर्डर 35 और सेक्शन 88 सीपीसी। ये समरी सूट क्या होता है? समरी सूट के बारे में ऑर्डर 36 में बताया गया है, जो ऑर्डर कौन सा? सॉरी ऑर्डर 36 में बताया गया है। ऑर्डर 36 या 36 37? 37 जो ओके। निगोशिएबल निगोशिएबल नेचर के होते हैं, जैसे हिंदू से संबंधित, विनिमय पत्र से संबंधित समरी सूट होते हैं। और उसमें खास बात होती है कि जो डिफेंस का राइट है, डिफेंडेंट को एज ए राइट के रूप में नहीं क्लेम करता है, वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट करता है। ओके, माइनर्स एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, कौन से केस में बताया था? ये मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के केस में। कैन माइनर फाइल अ सूट? माइनर फाइल कर सकता है, लेकिन ऑर्डर 32 में बताया गया इसके बारे में, वो फाइल कर सकता है अपने वादार्थ संरक्षक के माध्यम से। ठीक है, तो अब मुझे बताइए दैट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है? वैसे तो मैंने इक्वली वेटेज दिया है सभी सब्जेक्ट को, लेकिन मुझे एविडेंस ज़्यादा अच्छा लगता है। एविडेंस ज्यादा अच्छा लगता है आपको? आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की रेलेवेंसी क्या है, प्रोसीजर क्या होता है, सारा बताइए।
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में सेक्शन 65A में बताया गया है। सर वो वाला पार्ट मेरा क्लियर नहीं है, तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। मैं एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए दैट हियर से एविडेंस कहाँ दे रखा है? डिफाइन नहीं किया है हियर्स एविडेंस के बारे में, लेकिन जनरल रूल ये है कि जो एविडेंस है वो डायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन कौन हियर्स सा एविडेंस एविडेंस? बहुत, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, लेकिन जो सिचुएशन जिसमें एविडेंस ओरल नहीं होता है तो उसे हियर्स एविडेंस बोलते हैं। और लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है हियर्स एविडेंस को। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट कौन से सेक्शन में है? 59। 59 में है? 60, धारा 60। सिक्स, धारा 60 में है? हाँ। अच्छा। हियर से एविडेंस की कुछ एक्सेप्शंस हैं? जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, रेज जस्ट है, सेक्शन 33 है। डाइंग और डिक्लेरेशन क्या होता है? कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पूर्व अगर मृत्यु के कारण के बारे में कथन करता है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, और उसकी या उन समव्यवहार की परिस्थितियों में करता है जिन समव्यवहार की परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। एक एक पॉइंट है इस पे, एक कॉन्सेप्ट है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, कि इस क्या ये पॉइंट इंडिया पे लागू होता है, और क्या इससे कोई मैक्सिम एसोसिएटेड है? हाँ, कोई इसके बारे में मतलब हिंदी में उसका वर्जन मुझे पता है मैगजीन का। बता और इट इज दीजिए। एप्लीकेबल इन इंडिया के कोई भी व्यक्ति भगवान के पास झूठा मुंह लेकर नहीं आना चाहता है। इसका हिंदी वर्जन मुझे पता है, यही है इसका हिंदी वर्जन। और और सर दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित आपने कुछ पूछा था, मैं उसको थोड़ा सा लिख कर मेरा दूं। क्वेश्चन ये है कि क्या मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता? क्या ऐसा सही है इंडिया में? क्या ये लगता है प्रोविजन? इट इज एप्लीकेबल इन इंडिया, बट अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसमें कुछ इसके बारे में गाइडलाइन दी गई हैं। अगर आप अलाउ करोगे तो मैं उस गाइडलाइन को कोट कर सकता हूँ। यस प्लीज। एक एक जजमेंट था, उन्होंने उसकी डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियल वैल्यू के बारे में बताया था, 2020 का जजमेंट। उन्होंने बताया था कि नो डाउट कि डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशन रूल अपनाने चाहिए। जैसे कि ऐसा तो नहीं कि जो विक्टिम है उसके पास एक्यूज से बदला लेने का लास्ट ऑप्शन था, या फिर व्यक्ति की जो विक्टिम है उसकी मानसिक स्थिति साउंड माइंड था कि नहीं। तो ये कुछ प्रिकॉशन उन्होंने बताए थे। अगर ये प्रिकॉशन को हमें कोर्ट को अन एविडेंस से कोरोबोरेशन कर लेना चाहिए, तो उसके आधार पर हम कन्विक्शन कर देंगे। कॉरपोरेशन क्या होता है? इसी की एक साक्ष्य की दूसरे तथ्यों से पुष्टि, उसे कोरोबोरेशन संपुष्टि बोलते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि एक तथ्य अगर सही है उसके विपरीत तथ्य में आ जाना, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन। कौन से प्रोविजन में दे रखा है? इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड कॉरपोरेशन? corroboration means under section 157. हाउ एडमिशन एंड कन्फेशन आर डिफरेंट? Admission applicable not only in a civil case but also in criminal cases, whereas a confession applicable in only in a criminal case. Admission may be done before the police officer and it will be relevant, but confession cannot be done before the police officer, and it cannot be proved as per section 25. Uh, these are two basic difference between admission and confession. लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन वो होता है जो पूछने वाले के प्रश्न को सुझाता है, पूछने वाले प्रश्न के उत्तर को सुझाता है, उसे लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। कोई प्रावधान है इसका, कोई प्रोविजन है? 141 से लेके 143 तक एविडेंस एक्ट में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है।
हॉस्टाइल विटनेस क्या कहता है? हॉस्टाइल विटनेस कौन होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो जिस व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाता है उसके विरुद्ध ही साक्ष्य देता है, उसको होस्टाइल विटनेस बोलते हैं। ओके, कोई सेक्शन? 154। ठीक है। तो आप जज क्यों बनना चाहते हैं इस टाइम? सर पाए सर्विस है, और न्याय डिलीवर करेंगे सोसाइटी में, जिससे चेक एंड बैलेंस बना रहे, इसलिए जज बनना चाहते ओके, ठीक है। अकम्प्लिस कौन होते हैं? हैं। अकम्पलिस को डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके संबंध में प्रोविजन सेक्शन 133 और 114 का दृष्टांत भी है। Accomplice a person who participate in crime. It may be co-accused, it may be abettor, it may be conspirator. And tender of pardon given by the accomplice under section 306 in CRPC. एंड अगर आप अलाउ करोगे तो इस समय एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट बता दे सकता हूँ। यस प्लीज। आर के डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जजमेंट है, ऑनरेबल जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ का। बहुत पुराना जजमेंट है। उन्होंने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और उसके इंफॉर्मेशन के लिए अगर चुपचाप अगर बाहर भी खड़ा है उसको बचाने के लिए, तो उसको अकम्प्लिस बोलेंगे। ठीक है। ओके। ओके। तो एविडेंस के अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, और अभी इन रिसेंट न्यूज क्या जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, और हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? जुडिशियल एक्टिविज्म जब विधायक का को और कार्यपालिका अपना कार्य अगर निष्पादित नहीं करती है, तो उनको उनका कार्य करने के प्रेरित करने के लिए जो न्यायालय के द्वारा जो सक्रियता दिखाई जाती है उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। हाल तो जुडिशियल एक्टिविज्म डिफाइन तो नहीं किया गया है, बट जनरली डेफिनेशन में यही दे सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का द बेस्ट एग्जांपल है मणिपुर केस। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप जो वोमेन का जो इशू आया था, तो वोमेन थी और वहाँ पर जो सिचुएशन चली हुई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उन्होंने बोला था कि अगर इसके संबंध में एक्शन नहीं लेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट का सब्जेक्ट है और एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, नॉट ए जुडिशियल। तो एक क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप की वैलिडिटी क्या है करंट? लिव इन रिलेशनशिप को एक जजमेंट था, अगर आप अलाउ करोगे तो मैं उसको यस कोट प्लीज। करूंगा। यस डी प्लीज। वेलुस्वामी वर्सेस डी पचाई अम्बल 2010 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। उसमें बोला गया था कि मेंटेनेंस के लिए वाइफ हकदार है कुछ सिचुएशन में, अगर दोनों पक्षकार। यस बताइए, मेरी आवाज आ रही है? जैसे यस। लिव इन रिलेशनशिप पे क्या स्टेटस? तो रिलेवेंट रिलेशनशिप में मैंने जजमेंट कोट किया था, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचाई अम्बल। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि हस्बैंड और वाइफ की दोनों तरह रहे, सोसाइटी उनको हस्बैंड और वाइफ की तरह माने, और शादी के लिए मेजर होना चाहिए और उनके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए शादी के लिए। तो ऐसी कंडीशन में वाइफ अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस इंटाइल्ड है, और साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर और कस्टडी ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कंपनसेशन की भी इंटाइल्ड है। ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसकी क्या लेजिटिमेसी है? लेजिटिमेसी को लेकर, जैसे कि लेजिटिमेसी के बारे में तो मुझे क्लियर कट नहीं पता है। मेंटेनेंस को लेकर पोजीशन मुझे पता है, और बच्चे के बारे में सर मैं अभी माफी चाहूंगा, लेकिन जैसे कि सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट में एक बताया गया है कि
अगर वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से बच्चा पैदा होंगे तो वैलिड रहते, लेकिन क्योंकि यहाँ तो मैरिज में मेंटेनेंस का इंटायर उन्होंने बताया। ओके, all right, so there was some network connectivity issue. So legitimacy, okay, no problem. एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे लिव इन रिलेशनशिप में. Can a woman take a woman or the man apply for mutual divorce in case of live in relationship if they wanted to get separate? अगर क्या वो अगर सेपरेट होना चाहते हैं तो क्या म्यूचुअल डाइवोर्स 13B की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में? क्योंकि सर इसको लेके मतलब जैसे कि सेक्शन 5 में ये जरूरी है कि अगर मैरिज की कुछ कंडीशन है उसमें, हिंदू मैरिज एक्ट में, और साथ ही उसमें सेक्शन 8 दे रखा है कि उनके बीच जो है, अगर 13 भी में डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं तो जो शादी हुई हो वो रूढ़िगत आचार और संस्कार के अंतर्गत होनी चाहिए। तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जाएं तो फिर उनका एग्जिस्टेंस हस्बैंड और वाइफ के रूप में होना चाहिए, देन दे विल बी इंटाइल्ड। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर इस पर जजमेंट आया हो, चाहे बच्चे की लेजिटिमेसी को लेकर हो, म्यूचुअल कंसेंट को लेकर हो, तो वो करंट का स्टेटस मुझे पता नहीं, लेकिन वेयर एक्ट के हिसाब से हम जाएं तो दे विल नॉट बी इंटाइल्ड फॉर म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से डाइवोर्स फाइल करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हो तो फिर वो मैं पढ़ लूंगा उसके बारे में। ठीक है, ठीक है. अभी रिसेंटली सेक्शन 13B बात करता है म्यूचुअल डाइवोर्स की, जहां पर कुछ मोशंस है, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन. क्या किसी सिचुएशन में फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन को हटाया जा सकता है? और हटाया जा सकता है तो कौन सी सिचुएशन में और कौन से केस लॉ में बताया गया है? इस पे एक जजमेंट आया था 2017 में, अमरदीप आर्टिकल 142 में। यस. सो देयर वाज सम ठीक नेटवर्क है, इशू. प्लीज रिपीट योर आंसर. 2017 में एक वर्डिक्ट आया था अमरदीप सिंह वर्सेस अरविंद को। उससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था अंडर आर्टिकल 142, उसके बाद लेकिन उन्होंने डेलीगेट कर दिया पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। कूलिंग पीरियड को कंपाइल करना जरूरी नहीं है अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन है और पक्षकारों के लिए हार्मफुल है। लेकिन अभी रिसेंट में एक शैलेजा श्रीवास्तव करके जजमेंट आया है, रिसेंटली 2023 में शायद, 1-2 महीने पहले का जजमेंट है। उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बातों को रिपीट किया है कि कूलिंग पीरियड को कंप्लाइंट करना जरूरी नहीं है अगर सिचुएशन ऐसी है कि इट मे बी हार्मफुल फॉर द पार्टीज। तो कैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिना मोशन पास करे डाइवोर्स दे सकती है, हाँ, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर 142? वो 2017 में ही डाइल्यूट कर दी थी अपनी पावर अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर में। पहले तो 142 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर था, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन पास डिक्री ऑर्डर और एनी डायरेक्शन, बट नाउ द पावर हैज बीन डाइल्यूट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, and district court have power to pass decree on the basis of mutual consent without complying of the cooling period. Mr. Surinder, tell me whether irretrievable breakdown of marriage is a ground for divorce. It is mentioned under section 13(1)(a) में बताया गया है कि अगर कोई न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पास की गई है, और एक और उसमें पॉइंट मेंशन है, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और पक्षकार साथ साथ नहीं रह रहे हैं और उनके ना ही साथ साथ रहने की संभावना है, तो फिर पक्षकारों को विवाह जो है उसको विच्छेद किया जा सकता है। Okay. What do you understand by the term uniform civil code? What is your यस, opinion? it is mentioned article 44 of the Indian Constitution, and it is a part of direct principle of state policy, and as Direct per principle? my
of state policy. It is a Okay. part of DPS. And as my personal opinion, it is a discretion of the state to implement the Uniform Civil Code. And there is a few leading judgments, Sarla Mridgal versus Union of India and Lily Thomas versus Union of India and Joel Mattam versus गोवा कपल केस के नाम से जिसको जाना जाता है. We should firstly think that we have Article 25 to 30 right to freedom of religion. The right to freedom of religion is a part of fundamental right, and Article 44 is a part of DPSP. And we should not infringe the essential religious practice. For example, in the Muslim and hijab and Kabul as an essential part of the marriage. So we should not infringe that part. And second is Section 8 of Hindu Marriage Act. Saptapadi is an essential part of the marriage. So we should not infringe that. But mm, we have also Article 15, there will be no discrimination on the basis of gender. So is a bigamy, I am not agree that bigamy should be exist in India. And apart from that, Honorable Supreme Court already said in Salam Radical case, it will be promote for integrity of the India. So, in my personal opinion, Uniform Civil Code should be implemented, but we should consult the some religious groups and some prominent person or juries, and we should not impose the Uniform Civil Code. We should implement after the consultation of the person of the India. So now 22nd Law Commission have published a government should consult the prominent person of the group to know the opinion of what they think about the Uniform Civil Code of India. And I think it is a time to implement the Uniform Civil Code of India, but we should consider the freedom of religion and those parts which are essential practice of the religion. We should not infringe that. So my opinion is that ठीक है. What do you understand by the term doctrine of halala? हलाला, कि ये सारा बानो वर्ष यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट से पहले एग्जिस्टेंस में था. उससे पहले तो इसको अब उसके बाद तो इसको बंद कर दिया है. इसमें अगर कोई महिला जिसका डाइवोर्स हो जाता था तो उसी व्यक्ति से अगर उसको शादी करनी होती थी, अन्य व्यक्ति के साथ उसको कंज्यूम करना होता था, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता था, उसके बाद फिर वो शादी करती थी. तो ये एक तरीके से वर्स्ट फॉर्म था महिला के लिए, शादी करना दोबारा से अन्य व्यक्ति के साथ इंटीमेट करना. इसको सारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड आर्टिकल 21. आपका सबरीमाला जजमेंट से क्या ओपिनियन है और उस जजमेंट का फुल साइटेशन क्या है? सबरीमाला यस. इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट है, 2019 का जजमेंट है वो सर. और उसमें जो वुमेन थी, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में उनका मंथली साइकिल स्टार्ट होता है, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत उनको प्रोहिबिट किया था भगवान अरियप्पा के मंदिर में एंटर करने से. बट एज माई ओपिनियन that I will go with the Honorable Supreme Court, not the dissenting opinion of Honorable Justice Hindu Malhotra. Because Article 15 already say that there will be no discrimination on the basis of gender, and every woman know about which situation she should worship or not, and वो already जानती हैं कि क्या उनके लिए बेटर सिचुएशन है, क्या उनके लिए ठीक सिचुएशन नहीं. ऐसा नहीं है कि वुमेन जाएंगी तो मंदिर की जो जो पवित्रता है वो भंग हो जाएंगी. क्योंकि मैंने अगर अपने घर में भी मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता था, माँ पूजा करने से मना कर देती थी. तो तब मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे एग्जैक्टली समझ में आता है कि वो रीजन क्या हुआ करता था. तो कुछ सिचुएशन में मुझे खुद कंपेल करती थी कि नहीं तुम पूजा करो 2-3 दिन तक, आफ्टर दैट आई विल वर्शिप. तो एज माई पर्सनल ओपिनियन कि वुमेन शुड
should मतलब women should allow to move in the temple, and one side we worship a woman and one side we are restricting a woman. So these are two contradictory things. So we are not male dominant society. We are living in a democratic country, and Article 14 say कि equality before law and equal protection of law, and there will be no discrimination on the basis of gender. So my opinion is that. So you are in opinion with the dissenting judgment or with the majority? I am not. I am. I am with the majority judgment. Majority judgment that the woman shall be allowed. Yes. So tell me whether what you have to say about marital rape? Marital rape के बारे में आपको क्या कहना है? मैरिटल रेप के बारे में, जैसे कि सेक्शन 375 में रेप के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था कि अगर 18 साल से कम है अगर वो में उसके साथ इंटरकोर्स किया जा रहा है तो रेप नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस ऑफ इंडिया में उस पोजीशन को चेंज कर दिया और 18 साल की स्टेटस उन्होंने मेंशन कर दिया है। लेकिन मैरिटल रेप के बारे में अभी कोई क्लियर कट प्रोविजन नहीं है इंडिया में, कौन सी सिचुएशन में मैरिटल रेप होगा। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, क्योंकि एवरी पर्सन है राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, एंड वी कैन नॉट कंपेल द वुमेन टू इंटरकोर्स, बट देर इज सम ओब्लिगेशन आफ्टर मैरिज ऑफ द वुमेन कि उनको हस्बैंड के साथ रहना है। तो वुमेन की डिग्निटी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ही साथ एक मैरिटल ऑब्लिगेशन भी है। तो जहां तक मेरा सवाल मानना है कि अगर मैरिटल रेप को अगर आप ऑफेंस बना रहे हैं तो उसके कुछ जो कॉन्सिक्वेंसेज है नेगेटिव, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि अगर छोटी बात पे ही वाइफ कंप्लेन कर दे और मैरिज पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाए। लेकिन हमें संविधान को सुप्रीम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिग्निटी का भी सवाल। अगर हम उसको ऑफेंस भी बना रहे हैं तो इट शुड बी non bailable case, it should be compoundable case, and it should be non cognizable case। कि अगर कभी वाइफ को अगर सच सपोज करो एंग्री भी हो जाए, वो कंप्लेन करे और बाद में फिर वो सोचे कि मैंने गलत कर दिया, कि वो एक्चुअली में इस तरह का ऑफेंस नहीं हुआ था, तो कंपाउंड उनके बीच हो जाए, दोबारा से रिहेबिलिटेशन की उनके बीच संभावना हो जाए, तो एक विवाह नाम की संस्था ना भी टूटे और हस्बैंड भी फ्यूचर में अलर्ट हो जाए कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है। एडल्ट्री क्या होता है और क्यों हटाया गया है? कौन से प्रोविजन में हटाया गया है? एडल्ट्री के बारे में 497 में दिया गया था, उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है कि अगर एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति की विवाहित पत्नी के साथ बिना उसके हस्बैंड के सहमति के इंटरकोर्स कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो पति है उसके अगेंस्ट आपराधिक केस फाइल कर सकता था। लेकिन क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट था जोसेफ साइन वर्सेस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला था कि हस्बैंड इज नॉट मास्टर ऑफ द वाइफ। ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पे हटा दिया है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। ओनली आर्टिकल 14? और आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और आर्टिकल 21। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? 320 सीआरपीसी में उनकी लिस्ट दी गई है, जो दो लिस्ट दी गई है। यहाँ पर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट और विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट उनका हम समझौता कर सकते हैं, और उसका जो इफेक्ट होता है एक्विटल होता है। और जैसे कि उसमें दे रखा है 323 का ऑफेंस है, और और भी उसमें सर लिस्ट दे रखी है, मुझे एग्जैक्ट लिस्ट सारी याद नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट मुझे पता है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्ली बार्गेनिंग?
प्ली बार्गेनिंग में जो है वो एप्लीकेशन एक्यूज फाइल करता है, कंपाउंड में दोनों पक्षकार आप आपसी सहमति से फाइल करते हैं। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। और कोई और डिफरेंस दूसरा नहीं है? अंतर पनिशमेंट को, हाँ एक और है कि कंपाउंड का जो इफेक्ट है वो एक्विटल रहता है। प्ली बार्गेनिंग में एक्यूज लेस पनिशमेंट की डिमांड करता है और उसको पनिशमेंट किया जाता है। डबल जेओपार्डी क्या होता है? कौन से प्रोविजन में दे रखा है डबल जेओपार्डी? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिस टाइम उसने अपराध किया है उस अपराध के लिए ही दंडित किया जाएगा। अन्य अपराध मतलब उसी अपराध के लिए उसको दंडित किया जाएगा, दोबारा उस अपराध के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। कोई प्रोविजन आप बता सकते हैं इसके लिए? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और सीआरपीसी का सेक्शन 300। क्या कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और 300 में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन कर दिया जाता है तब प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में मिलेगा। 300 में कि अगर किसी व्यक्ति का कन्विक्शन एनफोर्समेंट में रहता है तो उस अपराध के लिए उन्हीं फैक्टों पर बनने वाले अन्य अपराध के लिए उसका विचारण नहीं किया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। एक बार दोबारा बताइए, मैं सुन नहीं पाया आपको। सेक्शन 300 में बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति एक्यूज है, उसकी कन्विक्शन और एक्विटल इन्फोर्समेंट में रहती है तो उसको उसी अपराध के लिए उन्हीं फैक्टों पर बनने वाले अन्य अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा या विचारण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन प्लस कन्विक्शन हो जाता है तो उसको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ये दोनों में ठीक है। अंतर है। ठीक है। फ्री लीगल एड क्या होता है और कौन से प्रोविजन में है? फ्री लीगल एड के बारे में सेक्शन, फ्री लीगल एड का मतलब अगर कोई व्यक्ति जो जिस पर अपनी विधिक सहायता के लिए अगर एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता है तो फिर इसके लिए सेक्शन 304 ऑफ द ICRPC और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A में साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर आप अलाउ करोगे तो मैं कोट करूंगा। यस प्लीज। MH हॉस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है, उसमें बताया गया था कि फ्री लीगल एड इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। बेल और बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? क्या होते हैं बेल एंड बॉन्ड? बेल अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा दिया जाता है। और एक बार जब बेल ग्रांट कर दी जाती है तो बॉन्ड फिल कराया जाता है, जिससे कि बेल की जो कंडीशन है उनको कंप्लेन करे, अगर वो ब्रीच करेगा तो फिर बॉन्ड फोरफीट हो जाएगा। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? कौन देता है? एंटीसिपेटरी बेल अगर कोई व्यक्ति है जिसको इस तरह की आशंका है कि उसको गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन और उच्च न्यायालय में इसके लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। जब कौन से उसकी सेक्शन गिरफ्तारी में? हो जाएगी तो गिरफ्तारी कोर्ट ऑफ सेशन और उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन फाइल करता है, बेल एप्लीकेशन। और जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसको फिर छोड़ दिया जाए। कोई रिसेंट केस लॉ? रिसेंट तो नहीं लेकिन संवैधानिक पीठ के जजमेंट में बता सकता हूँ इसके। रिसेंट भी मुझे याद आ गया है, दोनों में बता सकता हूँ अगर आप अलाउ करोगे तो। यस प्लीज सर। 2010 का है गुरु बख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ, सॉरी 1980 का है गुरु बख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें कुछ गाइडलाइन दी गई थी। और रिसेंटली 2020 में सुशीला कुमारी वर्सेस NCT दिल्ली। क्या हुआ था सुशीला कुमारी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली? उसमें ये बताया गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते कितने टाइम के लिए ग्रांट की जाएगी, लेकिन इट विल बी डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस। कुछ सिचुएशन में हम टाइम पीरियड भी फिक्स कर सकते हैं लेकिन नॉट इन कंपल्सरी, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट।
डिफॉल्ट बिल क्या होता है? डिफॉल्ट बिल जब अगर किसी व्यक्ति पर हत्या का या आजीवन कारावास का या 10 साल से अधिक सजा का अपराध अपराध का आरोप है और उसका अन्वेषण 90 दिन के भीतर या 10 साल से कम की सजा का अभियोजन है और उसका अन्वेषण 60 दिन के भीतर भीतर नहीं पूरा होता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर 167 क्लॉज 2 के अंतर्गत एक्यूज को अधिकार मिल जाता है बेल प्राप्त करने का, तो डिफॉल्ट बेल कहते हैं। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इट इज मेंशन आर्टिकल 22 एंड उसको लीगल एड का अधिकार है, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का अधिकार है, उसको एडवोकेट से कंसल्ट करने का अधिकार है, और और आल्सो एक लीडिंग जजमेंट है इस पर। अगर आप अलाउ करोगे तो मैं कोट करूंगा। डीके प्लीज बसु प्लीज। वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइन दी। कैन अ प्राइवेट पर्सन मेक एन अरेस्ट? हाँ, उसको राइट है सर, सेक्शन 43 में। इन सिचुएशन में? उसकी उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो सिचुएशन में गिरफ्तार कर सकता सिर्फ कॉग्निजेबल? है। एंड गैर जमानती। यस। ओके। ठीक है। आप मुझे बताइए that विड्रॉवल कैन बी डन इन सीपीसी, विड्रॉ करा जा सकता है केस, और अगर हाँ तो कहाँ पर? इट इज मेंशन अंडर ऑर्डर 23। इट मे बी डन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट और विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। अंडर ऑर्डर, अंडर विच ऑर्डर यूर सेइंग? 23। 23। ठीक है। कंसेंट डिक्री क्या होता है? कंसेंट डिक्री, कंसेंट डिक्री जो पक्षकारों की सहमति से पारित की जाए, कोई प्रोविजन है उसके ऐसा? बारे में प्रोविजन। मतलब मैंने 96 में पढ़ा है कि कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील नहीं होगी, ये मैंने पढ़ा है सर। एडीआर क्या होता है? एडीआर मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होता है, जिसमें मीडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन, लोक अदालत के माध्यम से जो विवाद है पक्षकारों के उनको निस्तारण किया जाता है। कोई प्रोविजन इससे रिलेटेड? सेक्शन 89 है सीपीसी। टेम्पररी इंजंक्शंस के ग्राउंड्स क्या होते हैं? टेम्परेरी इंजेक्शन में अभी सर बता दिया है, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, पहले दोबारा से बता बता दिया। दीजिए। उसमें ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में बताया गया है कि अगर वाद का कोई पक्षकार है, संपत्ति को एलिनेट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। रूल 1 बी में बताया गया है कि जो प्रतिवादी है अपने लेनदारों को कपट वंचित करने के आशय से संपत्ति के ट्रांसफर करेगी। रूल 1 सी में बताया गया है कि वो धमकी देता है प्रतिवादी, उसमें एक वर्ड और यूज किया गया है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है 1 सी में। और संविदा को भंग होने से रोकने के लिए भी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है रूल 2 में। सपोज कि आप बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर, और वहां कोई एक ऐसा क्राइम कर देते हैं उधर जो वहां पर ऑफेंस है बट इंडिया में ऑफेंस नहीं है, और आप इंडिया में वापस आ जाते हैं, तो इंडिया के पास क्या रेमेडीज होंगी कि क्या आपको यहाँ ट्राई करा जा सकता है उस ऑफेंस के लिए? हमने ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया किया है। यस। इस सेक्शन 4 में बताया गया है कि आईपीसी में अगर भारत के नागरिक के द्वारा भारत से बाहर ऑफेंस किया जा रहा है तो भारत में विचारण किया जा सकता है। आईपीसी, उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगी। बट मेरा सेक्शन क्वेश्चन ये फोर है कि आपने, आप ऐसे गए बाहर और आपने एक ऐसा एक्ट करा है जो वहां ऑफेंस है बट इंडिया में ऑफेंस नहीं है, तो क्या आप इंडिया में उसको ट्राई कर सकते हो? इंडिया में ऑफेंस नहीं है, ओके सॉरी सर, वो मैं क्वेश्चन समझने में गलती कर गया। इंडिया में ऑफेंस नहीं है, वहाँ ऑफेंस है।
उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा ना कि आईपीसी में ऑफेंस है कि नहीं भारत नहीं की है। आईपीसी। इसके बारे में सर मैंने तो नहीं पढ़ा है, मेरी क्लियर पोजीशन नहीं है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई बात, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। इसको मैं एक बार कंक्लूड कर लेता हूँ अभी, बाकी फिर आपसे डिस्कस, ठीक है, राइट। थैंक यू। थैंक यू सर।